दोस्तों प्रीलिम्स 2025 की तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, मुझसे कर रहे हो या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कुछ भी आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको प्रीलिम्स देने से पहले क्रांति यूट्यूब बैच के सारे लेक्चर देख के जाने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो हर प्रकार का आढ़ा टेढ़ा प्रश्न, ऊट पटांग प्रश्न, इधर उधर का फैक्ट, इधर उधर का डेटा, आप लगभग सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रांति यूट्यूब बैच के लेक्चर नंबर 45 में। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्रांति यूट्यूब बैच का मकसद ये नहीं है कि आपकी प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन को सब्स्टिट्यूट करना। आप जानते हैं कि मैंने लगातार पिछले 8 महीने से हर 2 महीने के गैप में एक स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आपका स्वागत किया है, जहां पर हमेशा आपसे कहा है कि जो फैक्चुअल बुक्स मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, आपको वही फैक्चुअल बुक्स पर पूरा अपना ध्यान देना है। अगर आप करते हैं तो आपकी प्रीलिम्स की जो मजबूती है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी। और 1,10,000 विद्यार्थियों से ज्यादा उन सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस को जो है देखा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस स्ट्रेटेजी वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई किया है। और क्रांति यूट्यूब बैच का मकसद ये रहता है कि आपकी जो प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन है, जो आप बुक्स के सोर्सेस से, अलग अलग जगह के नोट से, जैसे भी आप उसको पढ़ते हो, उसके साथ फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में जो आपको लगता है कि किताबों से नहीं आए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स से नहीं आए, तो वो सारे अजीबों गरीब प्रश्न आपको ये क्रांति यूट्यूब बैच फंसा के देगा। ये हमारा प्रयास पहले दिन से रहा है, जब से हमने इस बैच को स्टार्ट किया है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी क्रांति यूट्यूब बैच के किसी भी लेक्चर को आप देखते हैं तो हमेशा सीक्वेंस के साथ देखा करिए। हमारे इनफैक्ट यूट्यूब चैनल की खासियत ही यही है कि कंटेंट भले ही मैं सीमित डालता हूं, बट जो पूरा फोकस रहता है वो सटीकता पर, एक्यूरेसी पर, और सबसे बड़ी बात सीक्वेंस पर। कुछ भी आगे पीछे नहीं, ऊट पटांग नहीं। हर लेक्चर का अपना एक नंबर है, हर लेक्चर का अपना एक टॉपिक है। जैसे कि आज के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्लियरली कहा है कि मैं सरकारी मैगजीन जिसका नाम होता है संदेश, मैं इसी से ही एमपी करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। नो प्राइवेट मैगजीन, नो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन, ओनली सरकारी सोर्स। बिकॉज पर्सनली मेरा बहुत ज्यादा भरोसा रहता है सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर जब सिविल सर्विसेज की बात आती है। लेकिन क्या मैं पहली बार एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, पूरे बैच की प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको जहां पर भी इस प्रकार की फोटो मिलेगी वीडियो में, वो सारी जो वीडियोस हैं वो एमपी की करंट अफेयर से संबंधित हैं, ठीक है। और अगर आप हमको पहले से फॉलो कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जानकार हैं, और जानकार व्यक्ति को तो इशारा ही काफी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर को करते हैं हम लोग प्रारंभ, और सरकारी मैगजीन और करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को दोस्तों हम लोग बढ़ाते हैं आगे। आज पहली चीज जो हम गवर्नमेंट मैगजीन से निकाल के लाए हैं आपके लिए, पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप कर दीजिए स्क्रीन की ओर। मैं अपने पेन को भी कर लेता हूं यहां पर जो है स्टार्ट। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दोस्तों ये कहा इस खबर में, वैसे तो ये खबर कोई नई खबर नहीं है, परंतु फिर भी प्रश्न बन सकता है कि इंदौर का जिक्र किया और इंदौर में एक बायोफ्यूल प्लांट है उसका जिक्र किया। इंदौर का बायोफ्यूल प्लांट, ठीक है भाई, समझ गए। इंदौर किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इंदौर के नगर निगम द्वारा किस वर्ष में? वर्ष 2021 में इंदौर के अंदर 500 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना हुई थी। क्या होता है बायोफ्यूल प्लांट, पता है? बायोफ्यूल प्लांट मतलब जहां पर हम लोग जैविक कचरे से जो है जैविक ईंधन बनाते हैं। उदाहरण के लिए प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, मैंने इसको प्लांट में डाला और इससे जैविक ईंधन यानी कि बायोफ्यूल तैयार कर लिया। तो इंदौर की नगर निगम के द्वारा इस प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई? 2021 में। और प्रतिदिन इस बायोफ्यूल प्लांट की जो क्षमता है वो कितनी है? वो है 500 टन जैविक ईंधन जो है ये प्लांट बना लेता है। सिर्फ इतना आपको इसमें पढ़ना है और कोई भी टेंशन इसमें आपको नहीं लेनी है। इंदौर बायोफ्यूल प्लांट स्थापना किसने करवाई? नगर निगम। किस वर्ष? 2021। प्रतिदिन कितना जैविक ईंधन बनाता है? 500 टन। किस चीज का उपयोग करता है ईंधन बनाने के लिए? तो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट,
और अदर प्रकार के जो भी कचरे होते हैं उनका यूज करता है। तो कचरे का कचरा सेटल हो गया और प्लस उससे हमको जैविक ईंधन मिल गया, इससे बड़ी बात और क्या है। ठीक है, ये चर्चा में था तो हो सकता है यहां से कोई प्रश्न बन के आ जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही कीमती प्रश्न है। यहां पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। एचडीजी इंडेक्स 2025 प्रीलिम्स के लिए काफी सारे विद्यार्थी ऑलरेडी देख चुके हैं। क्रांति यूट्यूब बैच के भीतर ही मैंने उसको बनाया था। अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ इतना भी टाइप कर देंगे कि मध्य प्रदेश एसडीजी गोल एकेएस सर या एकेएस एकेडमी, कुछ भी टाइप कर देंगे या आगे कुछ नहीं भी टाइप करेंगे तो भी आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ने काफ़ी देखी है, प्यार दिया है और पूरी मेहनत से साथ मैंने उसमें जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। तो मुद्दा यहाँ पर उस बात का नहीं है दोस्तों, मुद्दा यहाँ पर बड़ा अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लेटेस्ट एसडीजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें एमपी का जो स्कोर रहा है वो रहा है 67। ठीक है, हर 2 साल में एसडीजी वाले अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर देते हैं। उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2021 के आसपास, उसमें एमपी का स्कोर था 62। यानी कि पहले हम एस्पिरेंट वाली कैटेगरी में थे और अब मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में आ गया। यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि पहले एस्पिरेंट कैटेगरी में थे, अब सुधार हो गया है, 5 अंक का सुधार हो गया है, अब हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में जो है आ गए हैं। तो हम पढ़ के जाएंगे कि वर्तमान में कितना रैंक है, वर्तमान में कितना स्कोर है एमपी का, हम पढ़ के चले गए 67। पिछले बार की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ है, हम पढ़ के चले गए 5 दिख रहा है हमको। लेकिन प्रश्न ये आएगा ही नहीं। प्रश्न तो साहब ये आएगा, प्रश्न तो ये आएगा कि 2018 से लेके 2023-24 तक ये जो पूरा 5 साल का गैप रहा है, इसमें मध्य प्रदेश ने कितने अंक की सुधार किया है या कितने अंक की वृद्धि दिखाई है। तो टोटल 15 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है और सबसे तेज प्रगति करने वाले जो स्टेट्स रहे हैं उनमें से एक रहा है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन समझ में आया। 2018 से लेके 2023 के बीच में एसडीजी गोल्स के अंदर मध्य प्रदेश ने कितने अंक का, कितने स्कोर का जो है इंक्रीमेंट किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 अंकों की जो है यहां पर दोस्तों क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इतना आप लोग कर लेंगे, बढ़िया। तो ये ऐसे ही तो उटपटांग प्रश्न होते हैं। हम फिर कहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ के चले गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमसे आउट हो गया। यहां पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंटली जो एचडीजी गोल्स में जो मध्य प्रदेश ने मार्क्स हासिल करे हैं, जो स्कोर हासिल किया है 67 का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश कौन सी कैटेगरी में आ गया है, फ्रंट रनर। और उससे पहले कौन सी कैटेगरी थी, एस्पिरेंट की कैटेगरी, सुधार हो गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर एक अधिनियम की बात की जा रही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। टेंशन नहीं लेनी इंग्लिश वालों को, कभी भी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको इंग्लिश हिंदी की टेंशन लेने की जरूरत कतई भी नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पढ़ा होगा आपने। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उद्देश्य क्या है कि भाई हर व्यक्ति तक खाद्य पहुंचे, हर व्यक्ति तक खाना पहुंचे, कोई भी भूखा ना रहे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से कितने प्रतिशत लोगों को बेनिफिट पहुंचा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो यहां पर यह डेटा आपसे पूछ सकता है 97.87%। अगर मैं आज की इस वीडियो में आपको 20 बार कोई प्रतिशत याद करने के लिए कहूंगा, कोई परसेंटेज याद करने के लिए कहूंगा, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसको प्लीज कर लीजिएगा। उसको ये मत बोलिएगा कि सर हम 10-20% कैसे याद कर लेंगे, हमको दिक्कत होगी। तो अभी दिक्कत होगी, एग्जाम में मजे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो लाभ पहुंचा है, जो बेनिफिट पहुंचा है, कितने प्रतिशत लोगों के पास पहुंचा है मध्य प्रदेश में, 97.87। इजी है परसेंटेज याद करना। फिलहाल ये वाला तो लग रहा है ना। अच्छा चलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संस्थागत प्रसव। इंग्लिश वालों टेंशन मत लो, क्यों घबरा रहे हो। संस्थागत प्रसव क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो घर पे डिलीवरी होती है ना गर्भवती महिलाओं की, वो संस्थागत प्रसव नहीं है। संस्थागत प्रसव क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि हॉस्पिटल में जाके करवाया होगा डिलीवरी, सरकारी हॉस्पिटल में जाके करवाया होगा, आशा वर्कर्स होती हैं, आशा वर्कर के माध्यम से करवाया होगा, है ना। तो संस्थागत प्रसव जितने ज्यादा होंगे दोस्तों, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सेफ डिलीवरी होगी, और जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में व्यवस्था के साथ डिलीवरी नहीं होंगी, वहां पर रिस्क ज्यादा होगी। तो हम चाहते हैं कि संस्थागत
संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का जो प्रतिशत है अब काफी अच्छा हो चुका है। 98.48% जो डिलीवरीज हैं वो प्रॉपर देख रेख में जो है की जा रही हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जो 9 से 11 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, टीकाकरण, तो इनका प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है? 93.19% बच्चों को 9 से 11 वर्ष की उम्र में कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है दी जा रही है, और इसको जितना ऊपर हम सुधार सकें उतना अच्छा है। मध्य प्रदेश में जन्म के समय मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो सेक्स रेशियो होता है वो 950 होता है। ये हमारा लक्ष्य था कि हमको इतना लगभग रखना है ना, परंतु अब जो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है वो कितना जा चुका है? 956। रिसेंटली आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, हम लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है AKS सिविल एकेडमी का, उस पर हम फ्री मॉक टेस्ट लेते हैं। FLTs होते हैं वो यूनिट वाइज। तो अभी रिसेंटली उसमें FLT हुआ था यूनिट नंबर 6 का, जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी को कवर करती है। वहां पर मैंने ये प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है अपडेट वाला, वो कितना है? 956। आप लोग भी कर सकते हैं, फ्री टेस्ट है। व्यक्ति को फ्री चीजें ज्यादा दे दो तो उसको कदर नहीं होती है, ये बात तो मैंने देख ली। इतनी मेहनत से मैं यूनिट वाइज में FLT बनाता हूं, ऐसे ऐसे छांट छांट के क्वेश्चंस डालता हूं। चाहूं तो गूगल से इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके डाल सकता हूं, लेकिन मेहनत करके डालता हूं। आप जो लास्ट मैंने अभी जो टेस्ट लिया है उसमें सबसे लेटेस्ट जो आपको टेस्ट दिखेगा आप उसको देख लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं फ्री मॉक टेस्ट, वहां से जाके कर लेना, ठीक है। एक से एक क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे? 956। ओके चलो। और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत घरों को बिजली पहुंच रही है? 100%, 100%। सरकार कह रही है 100%, है ना, सरकार कह रही है 100% घरों में बिजली पहुंच रही है। चलो ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौन सी योजना? जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने महिला खाता धारकों का प्रतिशत है? यानी कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसमें लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं और लोगों को बैंकिंग सेक्टर के दायरे में लाया जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? मतलब कितनी अकाउंट होल्डर महिलाएं हैं? तो लक्ष्य रखा गया था 50%, लेकिन हासिल कर लिया है 55.57%। तो ये इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं भी सरकारी योजना के भीतर अपने खाते खुलवा रही हैं और खाते मेंटेन हो रहे हैं। 55.57% वर्तमान में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये तो इंग्लिश में भी यही रहता है। तो इस योजना के तहत सड़कों से जुड़ी हुई बस्तियां, मतलब ऐसे इलाके जहां तक सड़कें पहुंच रही हैं, उनका प्रतिशत कितना हो चुका है? 99.98% जो है उनका प्रतिशत पहुंच गया। यानी कि काफी ज्यादा रोड्स जो है बन रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी ने तो इनफैक्ट ये कहा था कि मध्य प्रदेश की, जब मैं लंदन की सड़कों को देखता हूं तो मुझे मजा नहीं आता, मध्य प्रदेश की सड़कें जो है लंदन से भी बेहतर हैं। पता नहीं सच था कि झूठ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहा था तो होंगी। शायद हम लंदन में ही रह रहे हैं, शायद हमको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है ना। मुबारक हो, आप भी लंदन में रहते हैं, ठीक है। चलो, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना हो गया है? मतलब जो पंचायती राज होता है ना, पंचायती राज मतलब क्या? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य कितना सेट किया था, कितना होना चाहिए? 33%। आज भी लोग 33% याद करके बैठे हैं। अरे ये तो लक्ष्य था, ये तो हासिल हो गया, अब इससे ऊपर हो गया है। पंचायती राज के तहत मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना हो गया है? 50% हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मध्य प्रदेश में उन इंडस्ट्रीज का परसेंटेज कितना है जो प्रॉपर एनवायरमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उनका प्रतिशत है 98.40%। मध्य प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बाकायदा पर्यावरण संबंधित मानकों को, यानी कि एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो यहां पर देखिए कितने सारे प्रतिशत आए, अभी तो और आएंगे। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, एसडीजी गोल, एसडीजी गोल, एसडीजी गोल। ये जो टेबल आपके सामने दे रखी है, इसके लिए मैं एक दो शब्द कहना चाहूंगा।
रट लो, प्रश्न पक्का है। फिर मत कहना कि बताया नहीं। रट लो, प्रश्न पक्का है। इस टेबल से एक प्रश्न आ रहा है इस बार, रट लो, ठीक है। एज इट इज रट लेना है। मैंने आपको खूब चीख चीख कर बता दिया कि मध्य प्रदेश ने कितने अंक स्कोर करे हैं अब की बार एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अंदर 67 स्कोर करे हैं। लेकिन टोटल सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं? टोटल सतत विकास लक्ष्य होते हैं दोस्तों 16, ठीक है। सरकारी मैगजीन टेबल बना के दे रही है, सरकारी मैगजीन तुम्हें टेबल बना के दे रही है कि मध्य प्रदेश ने किस गोल में, किस लक्ष्य के अंदर कितने अंक हासिल करे हैं। तो ये है लक्ष्य का नाम। इंग्लिश वालों को अगर इसका इंग्लिश चाहिए इस टेबल का, तो 16 एसडीजी गोल्स मैं याद करवा चुका हूं। जो मैंने एसडीजी गोल्स की वीडियो बनाई थी ना, इसी क्रांति यूट्यूब बैच की प्लेलिस्ट में याद करवाए हैं मैंने 16 गोल्स एकदम जुबानी। तो उसमें क्या है कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर किया है वो है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो हमारा एसडीजी गोल नंबर 2 है, जहां पर हमको हंगर को एलिमिनेट करना है, भुखमरी को हटाना है, उसमें एमपी ने कितने मार्क्स स्कोर करें? 48। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का जो लक्ष्य नंबर 13 है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जलवायु परिवर्तन वाला। इसमें एमपी ने कितना स्कोर किया है? 63 जो है एमपी ने स्कोर किया है। इस प्रकार से हमको पूरी टेबल जो है रटनी है। तो आप कृपया करके, मैंने आपसे कहा है कि 45वें नंबर का लेक्चर है, हमने कोई पीडीएफ नहीं दी किसी भी व्यक्ति को। जो हमसे ऑफलाइन पढ़ता है ना, उसको भी नहीं दी हमने इसकी, पूरे क्रांति बैच की। नो पीडीएफ कॉन्सेप्ट। भाई पीडीएफ देते ना, अब तक 350 पेज की पीडीएफ हो जाती, उससे ऊपर। और जब बच्चों ने अपना अलग रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें लिखा है शॉर्ट में मुश्किल से 40 पेज भी नहीं भरे अब तक। 40, 60, 50, 60 पेज भरे होंगे। छोटा 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 लिखा है। लास्ट में तुम 50-60 पेज रिवाइज कर पाओगे 4 घंटे पहले भी। 350 पेज रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो, बैंड बज जाएगी। पीडीएफ घूम रही है इतनी सारी, है ना, लपक लेगी पीडीएफ आपको। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब देखो, तुम्हारे इसमें एक टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है ये बताओ आप। तो साहब क्वेश्चन है, तुम्हारा टॉपिक है सिलेबस में, यूनिट 6 के अंदर है। अब सरकारी मैगजीन तुमको दे रही है कंटेंट, तुम इग्नोर कर रहे हो। आओ देखो यहां पर क्या है। अब मैं तुम्हें अलग अलग स्लाइड्स पर भारत की योजनाएं दिखाऊंगा और भारत की योजना में मध्य प्रदेश के क्या हाल हैं वो दिखाऊंगा। यही तो सिलेबस में है कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश की परिस्थिति बताओ। तो पहली देखो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी वाली? अर्बन, रूरल, शहरी लिखा है ना, अर्बन। दो होती है ना, ग्रामीण और अर्बन। तो ग्रामीण वाले में एमपी के अंदर टारगेट क्या रखा गया? नहीं पढ़ना, रटना नहीं है। हासिल कितना कर लिया? रटना नहीं है। जितना तुमने हासिल किया है उसका परसेंटेज क्या है? टारगेट ये था, तुम पूरा हासिल नहीं कर पाए, तुमने इतना हासिल किया, परंतु प्रतिशत याद रखना है, ठीक है। केवल क्या याद रखना है इसमें? प्रतिशत। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी अर्बन वाला, उसमें एमपी ने कितना अचीव कर लिया है, कितना परसेंटेज उपलब्धि हासिल ले ली? 93.72%। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने अर्बन वाला पढ़ लिया। अब ये कौन सा वाला आ गया? अब ये रूरल वाला आ गया। रूरल वाले में कितना प्रतिशत आपने मध्य प्रदेश ने हासिल कर लिया है? अचीवमेंट कितना हो गया है? 94.85%। पढ़ते से इतना याद आ रहा है कि गांव वाले में अच्छा प्रदर्शन किया है कि शहर वाले में? शहर वाले में 93 था और गांव वाले में 94 है। मतलब ग्रामीण वाली आवास योजना में बेहतर कार्य किया है मध्य प्रदेश ने। उसके बाद दोस्तों देखो, अगला ये देखो, ये क्या कह रहा है? जल जीवन मिशन, ये भी भारत सरकार की योजना है। तो जल जीवन मिशन के अंदर कितने प्रतिशत उपलब्धि मध्य प्रदेश ने, कितना परसेंटेज अचीव कर लिया है, कितना हासिल सक्सेस कर ली है? तो आप देखिए, टारगेट ज्यादा था, टारगेट तो पूरा हो नहीं पाया। तो 84.23% जल जीवन मिशन को मध्य प्रदेश ने हासिल कर लिया है। भाई यही तो है मध्य प्रदेश की परिस्थिति, भारत के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति। क्या मैच हो रहा है टॉपिक, गजब।
उसके बाद देखिए क्या कहता है साहब, आयुष्मान भारत योजना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना देखो कितना आसान है। परसेंटेज क्या है, 84.84%, 84.84, कितना इजी है आयुष्मान भारत योजना। उसके बाद ये सारी मध्य प्रदेश के अचीवमेंट है ना साहब, मध्य प्रदेश का प्रतिशत है ये, भूल मत जाना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या हमने सेट किया था, तो इसमें हमने क्या सेट किया है आप देखें, जो हमारा टारगेट था हमने उसका 99.96% हासिल कर लिया है। टारगेट था ये और लगभग हमने टारगेट हासिल कर लिया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मध्य प्रदेश ने कितना परसेंटेज उपलब्धि यानी कि अचीव कर लिया है, 99.96%। ब्रिलियंट। उसके बाद देखिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। अब आप कहोगे सर इन सारी योजनाओं के ईयर याद करने हैं क्या? तुम्हारी इच्छा है, तुम गूगल पर सर्च करके ईयर याद करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। एक ही चीज के पीछे पढ़ के मत रह जाया करो, कंप्लीटली अपने दिल की बात सुनो। तुमको लग रहा है मैं तुम्हारी जगह होता क्या करता, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, मेरा टीचर ने मुझे पढ़ा दिया, मुझे लग रहा है कि यार मैं 5 मिनट से भी कम समय में इन सारी 8-10 योजनाएं पढ़ाऊंगा। मैं आपको 8-10 योजनाओं के सबके ईयर में सर्च कर सकता हूं गूगल से, मैं करके लिख लूंगा। इतना सोचना क्यों है, मन किया 5 मिनट में करके लिख लिया, दैट्स इट। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कर डालो, कमी मत छोड़ो, ठीक है। चलो, पीएम किसान सम्मान निधि, सम्मान मिलना चाहिए तो 100% मिलना चाहिए, तो वही हाल है। पीएम किसान सम्मान निधि में मध्य प्रदेश ने 100% जो है अचीवमेंट किया है, एकदम जितना लक्ष्य सेट किया उतना हासिल किया। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन में सम्मान और जीवन की ज्योति सदा जगनी चाहिए, इसीलिए मध्य प्रदेश की उपलब्धि, मध्य प्रदेश का अचीवमेंट इस योजना के भीतर कितना परसेंट है, एग्जैक्टली 100% है। उसके बाद देखें स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना पता है ना, स्वामित्व योजना जैसे गांव में जो लोग होते हैं, किसान हैं या कोई अन्य कोई व्यक्ति है, तो गांव में जमीन जायदाद इनकी जो ओनरशिप होती है, इनका जो स्वामित्व होता है, इसको लेके बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा हम तुम्हारी समस्याओं को जो है सुलझाएंगे और गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को उनकी जमीन का हम एक कार्ड इशू करेंगे, वो स्वामित्व कार्ड कहलाएगा और वो कार्ड इस बात की पहचान होगी ये जमीन तुम्हारी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके खिलाफ केस कर दो और केस तुम ही जीतोगे। तो मतलब जमीन संबंधित लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म करने की बात है। सरकार क्या करती है इस योजना के भीतर, जो ड्रोन्स हो ना, ड्रोन्स ऊपर उड़ते हैं, तो ड्रोन से क्या करती है पूरे इलाके की मैपिंग करती है, देखती है कि भैया इस फलाने गांव में कितनी ज़मीन है, उसके बाद पूरा हिस्ट्री पास्ट रिकॉर्ड देखती है, फिर उस हिसाब से लोगों के बीच में जो है क्या उसका बंटवारा होना चाहिए, क्या उसका बंटवारा है, उसके हिसाब से कार्ड इशू कर देती है, इतनी तुम्हारी ज़मीन, टेंशन खत्म, अब मत लड़ो, ठीक है। चलो, तो स्वामित्व योजना के भीतर देखो मैंने कहा था ड्रोन से सर्वे किया गया, तो मध्य प्रदेश में कितना परसेंट ड्रोन से सर्वे हुआ इस योजना के भीतर, 100%। यानी कि मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना जब लागू हुई तो बाकायदा 100% ड्रोन से सर्वे किया गया पूरी जमीन का। चलो बढ़िया, यहां पर तो मजे आ रहे हैं, 100% मिल रहा है। अब देखो, केवल ड्रोन से सर्वे करके काम हो जाएगा क्या? स्वामित्व योजना का मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वामित्व कार्ड बांटना, जो इस बात की पहचान करवाएगा कि ये जमीन तुम्हारी ही है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कितने स्वामित्व कार्ड बांट दिए मध्य प्रदेश की सरकार ने? टारगेट था इतना, बांट पाए हैं इतना, इसमें ज्यादा नहीं हासिल हो पाया। 78.35% को ही ये उपलब्धि हासिल हुई है, समझ लीजिए। उसके बाद कोई और योजना बची है क्या? आखिरी लग रही है मुझे तो ये, भारत नेट। भारत नेट योजना जानते हो? भारत नेट योजना ये है, भारत सरकार ये कह रही है कि जो ब्रॉडबैंड सेवाएं होती हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सेवाएं भारत के हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में यहां पर उन ग्राम पंचायतों की संख्या देखी जा रही है जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी है। वाह भाई वाह, गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल कहां होती है? गांव में कहां लग पाती है? जियो फाइबर के कनेक्शन नहीं लग पाते, इसलिए गांव में उन्होंने जियो एयर फाइबर का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, टावर से टावर सिग्नल पकड़ता है। लेकिन ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए साहब, बिल्कुल शहरों की तरह। तो उसका परसेंटेज कितना है? तो मध्य प्रदेश में लक्ष्य सेट किया गया था कि हम इतनी ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे
और हासिल भी सेम टू सेम उतना ही किया, यानी कि ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के मामले में जो लक्ष्य था उतना पूरा हासिल किया। तो मध्य प्रदेश की उपलब्धि 100% रही इस योजना के अंदर। तो दोस्तों आपने टोटल 9 योजना है, नहीं 10वीं योजना भी आ गई। कितनी है भाई? 10-12, चलो ठीक है, देखते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड काफी बार सुना होगा। अलग अलग जिलों में सॉइल लेबोरेटरी होती है, तो किसान अपने खेत की मिट्टी लेके उस लेबोरेटरी में ले जा सकता है और अपनी मिट्टी की जांच करवा सकता है। मिट्टी में कोई कमी वगैरह होगी तो वहाँ के जो लोग होंगे वो बता देंगे और ये भी लिख देंगे कि फलानी कीटनाशक, फलानी फर्टिलाइजर डालो, आपकी मिट्टी सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, मतलब ऐसे आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, और ब्लड टेस्ट के बाद जो भी कमी आती है डॉक्टर कहता है ये खा लो वो खा लो, ऐसे बिल्कुल मिट्टी का ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड का कितना टारगेट सेट किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड कितने किसानों को बांट देंगे? इतने। बांट कितने दिए? इतने। मतलब इस योजना को तो हमने जरूरत से ज्यादा ही हासिल कर लिया है, 188.38%। वाह क्या बात है, अभी तक ऐसा परिणाम कहीं भी हमको देखने को नहीं मिला था। 11वें नंबर की योजना आ गई। अब यह है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। कौन सा क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड। यहां पर भी 100%। भाई तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, कितनी सारी योजनाओं में 100% की उपलब्धि है, आसानी से याद हो सकता है तुमको, बहुत ही इजी। उसके बाद देखो अगला क्या है, ये है किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में है? पशुपालन वाली कैटेगरी में है ना, पशुपालन। तो यहां पर कितना हासिल किया है? 78.84%। पशुपालन मतलब कुछ नहीं होता, एनिमल हस्बेंड्री होती है अंग्रेजी में, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री होती है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड मछली पालन में, तो यहां पर अचीवमेंट ज्यादा है। यहां पर कितना अचीवमेंट है? 91% का अचीवमेंट है। अब ये 12वें नंबर की योजना है अटल पेंशन योजना। यहां पर भी मध्य प्रदेश सरकार का कितना प्रतिशत उपलब्धि है? 100% उपलब्धि है। उसके बाद 13वें नंबर पे पीएम स्वनिधि योजना, ये उनको दी गई थी ना, लॉकडाउन के दौरान शुरू करी गई थी, जो रेडी पटरी वाले होते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें कहते हैं, तो उन लोगों को जो है लोन दिए गए थे। तो ये देख लो, ये भी बहुत हासिल हो गई, 157.25% पीएम स्वनिधि योजना। 14 नंबर की योजना क्या है? अमृत सरोवर योजना। तालाब वगैरह हमको प्रॉपर बनाने हैं, सफाई करनी है। तो ये भी कितना हो चुका है? 149% इसकी उपलब्धि हो चुकी है। वाह भाई वाह, अब तो सारी ज्यादा वाली आ रही है। तो दोस्तों कितनी योजना पढ़ाई मैंने आपको? 14। अगर मन पे दिल पे हाथ रख के तुमको लगता है कि नहीं सॉरी ये तो बहुत डिफिकल्ट थी, हमसे याद नहीं होगा, झूठ मत बोला अगर हो, बहुत ईजी थी, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, जरा समय दोगे फटाफट याद होगा। आओ दोस्तों कुछ और उपलब्धियां देखें, अभी लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है। क्या लिखता है? मैगजीन में टाइटल था उपलब्धियां और पुरस्कार, ये मैगजीन का टाइटल था, मैंने नहीं बनाया, प्रॉपर सरकारी मैगजीन, नो चेंज, मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। 50वें नंबर का खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो नृत्य समारोह, यहां पर जो है 1484 कथक कलाकारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक साथ परफॉर्म करके। वाह भाई वाह, 1484 कथक कलाकारों ने एक साथ डांस करके क्या बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्वालियर में आयोजित ताल दरबार में प्रदेश के 1300 से अधिक कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहां पर 1484 कथक कलाकारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और यहां पर 1300 कलाकारों ने मिलकर एक साथ वंदे मातरम गा के जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह हुआ था खजुराहो फेस्टिवल में, यह हुआ है ग्वालियर में जो वंदे मातरम गाने का जो है रिकॉर्ड है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश द्वारा देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉक यानी कि मैक्सिमम मिनरल ब्लॉक्स, जो सरकारें होती हैं ना, वो खनिज के जो इलाके होते हैं उनकी नीलामी करती है कि इस इलाके में फलानी कंपनी माइनिंग करेगी और खनिज निकालेगी और बदले में सरकार को पैसा मिलता है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज हैं तो उसी संबंधित है। मध्य प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी करी है, तो उस केस में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के सेक्शन से। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या उपलब्धियां हैं। प्रत्येक जिले में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड मतलब आपने पुलिस की एक
टुकड़ी देखी होगी जो बैंड बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, हर जिले में एक पुलिस बैंड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अच्छा, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने, इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशंस में देवास का पुलिस स्टेशन शामिल हुआ था, देवास का सिविल लाइन वाला थाना शामिल हुआ था। ये मैं ऑलरेडी क्रांति बैच में पहले ही पढ़ा चुका हूं, जब बजट का सेक्शन में शुरुआत के 5-6 लेक्चर्स में पढ़ा रहा था ना, तभी पढ़ा चुका हूं, या उसका थोड़ा बाद पढ़ाया होगा। जिन्होंने पढ़ रखा है क्रांति बैच उनको पता होगा, ये देवास के थाने का मैंने जिक्र किया था, तो ये पुराना ही उन्होंने रिपीट किया है। ग्वालियर व्यापार मेले में बिकने वाले गैर परिवहन यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होते हैं? जो तुम अपने घर पे 4 पहिया वाहन वगैरह यूज करते हो, तो उसमें सब्जी थोड़ा ना बेचने जाते हो, नॉन ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेंजर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो। तो जो पैसेंजर व्हीकल्स हो गए ना, गैर परिवहन जो व्हीकल हो गए ना, तो और जो छोटे व्हीकल होते हैं उस पर जो है रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 50% की छूट दी है। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स 50% कम कर दिया, मतलब आराम से 50, 60, 70, 80 हजार रुपए बच गए होंगे। किसी महंगी गाड़ी पे तो लाख 1.5 लाख रुपया भी बच गया होगा। तो इस छूट को दर्शा रहा है, 50% की छूट दी काय में, रजिस्ट्रेशन में और रोड टैक्स में। उसके बाद दोस्तों और देखो और क्या लिखा हुआ है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022, यानी कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो स्टार्टअप रैंकिंग होती है 2022 वाली, और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के अंतर्गत, मतलब 2 चीजों का रेफरेंस दिया है, एक तो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और दूसरा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023। तो इन दोनों के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में शामिल किया गया? लीडर। जैसे एसडीजी गोल में मध्य प्रदेश वर्तमान में क्या बन गया? फ्रंट रनर। पहले क्या था? एस्पिरेंट। ऐसे ही स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? लीडर नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद डिजिटल प्रणाली लागू करने पर मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को, मतलब बेसिकली क्या है, एमपी की जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, तो उन्होंने क्या किया है, अपना ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है उसको डिजिटल कर दिया है, तो इसीलिए उनको अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी है ना, तो गवर्नमेंट इंडिया पीएसयू आईटी फोरम 2023 का अवार्ड मिला है किसको? मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बुरहानपुर को केला प्रोसेसिंग यानी कि बनाना प्रोसेसिंग क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला। आपको पता है बुरहानपुर में केले बनाना बहुत होते हैं, तो इसीलिए बुरहानपुर ने बहुत अच्छा काम किया है बनाना प्रोसेसिंग में, तो उनको नेशनल अवार्ड से जो है बुरहानपुर को सम्मानित किया गया है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? अब देखो आगे उपलब्धियां देखें, हम आगे उपलब्धियां देखें। देखिए इस वर्ष यानी कि 2024 की बात हो रही है, ठीक है ना। इस वर्ष मध्य प्रदेश की कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर एवं खेल यानी कि स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में बहुत ही तगड़ा योगदान दिया है और टोटल 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। दोस्तों क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर मध्य प्रदेश के उन 4 लोगों को मैं कवर कर चुका हूं जिनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम अगेन, बिकॉज फिर कोई सेंस नहीं बनेगा बार बार सेम चीज को रिपीट करने के लिए। आप गूगल पे, आपको इंटरेस्ट नहीं है पिछले लेक्चर्स देखने का, इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी है, लेकिन आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे कि मध्य प्रदेश के वो 4 लोग कौन है जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो 4 पता होना भी जरूरी है ना साहब, 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उसके बाद बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा मतलब होता है वर्सेटाइल, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा, असीमित क्षमता यानी कि लॉट ऑफ कैपेसिटी से धनी मध्य प्रदेश के मास्टर, मध्य प्रदेश के रहने वाले, क्या नाम है इनका? अवनीश तिवारी। मात्र इनकी 9-10 साल की उम्र है। इनको जो है पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला है। कौन सा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। लगभग 7 साल की उम्र में जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वहां तक चढ़ाई कर चुके हैं। ये सोचिए इनकी कहानी क्या अलग है ना। और इनको जो है ना डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम आपने देखा, बाल भूरे भूरे से हो जाते हैं,
ये भौहें जो है भूरी भूरी हो जाती हैं, आंखें भूरी भूरी हो जाती हैं, डाउन सिंड्रोम है इनको। परंतु 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक चले जाना भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है इनका? अवनीश तिवारी। इनको नेशनल लेवल पर जो है बाल पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र। कौन से केंद्र? आयुष्मान मतलब स्वास्थ्य संबंधित होता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर मध्य प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं, इनको 104% पर लागू किया है मध्य प्रदेश ने, और इतना किसी भी स्टेट ने नहीं किया, और इसीलिए मध्य प्रदेश को फर्स्ट अवार्ड मिला है इस कैटेगरी के अंदर। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद देखो और क्या है उपलब्धियां। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये मैं आपको पहले ही अभी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो इसमें मध्य प्रदेश को जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, और दूसरा रैंक जो है मध्य प्रदेश का इसमें आया है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में कौन सा रैंक आया है मध्य प्रदेश का? दूसरा स्थान आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी कौन सा वाला? अर्बन, शहरी वाला। ठीक है ना साहब? अच्छा, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है बहुत बेहतरीन है, अच्छा काम करता है, फर्स्ट अवार्ड मिला है। इंडिया में इतने सारे टूरिज्म बोर्ड हैं, आइए कुछ दिन बताइए, गुजरात में केरला टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, लेकिन एमपी का टूरिज्म बोर्ड नंबर 1 सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट प्राइज मिला है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते थे, चीता स्टेट कहते थे, लेकिन अब लेपर्ड स्टेट भी हो गया। मतलब तेंदुए बहुत ज्यादा हो गए हैं। कितने तेंदुए हैं? भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं, और इतने तेंदुए पर भी नहीं बोलोगे तेंदुआ स्टेट तो कब बोलोगे? तो टाइगर स्टेट भी है, लेपर्ड स्टेट भी है, और चीता स्टेट भी है। संख्या याद रखना, 3907 तेंदुए। आगे देखें, देश में 150 ईट राइट रेलवे स्टेशन, सुना है पहले कभी? ईट राइट रेलवे स्टेशन, ये भारत सरकार की योजना है। मतलब रेलवे स्टेशन पर साफ स्वच्छ खाना। तो जिन भी रेलवे स्टेशन पर साफ स्वच्छ खाना मिलता है वो इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो देश भर में 150 ऐसे रेलवे स्टेशन की लिस्ट है जहां पर साफ स्वच्छ खाना मिल रहा है। तो उसमें भोपाल और उज्जैन के स्टेशनों को भी शामिल कर लिया गया है। दोनों नाम याद रखना है। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर गांव में 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने देश का पहला, हो गया इंपॉर्टेंट, देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। मतलब जो हस्तशिल्प होता है ना, हैंडीक्राफ्ट, तो क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, ये भारत का पहला ऐसा टूरिज्म विलेज है जो क्राफ्ट और हैंडलूम पर जो है आधारित है। कहां पर है ये? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी के प्राणपुर गांव में। क्लियर हो गया? वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी के प्राणपुर गांव में। क्लियर है? पक्का? क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज। ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिल्म आर्टिकल 370 को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए परी बाजार बनाया गया। ओके, एक जिला एक उत्पाद के अंदर अलग अलग जिलों के अलग अलग उत्पाद हैं, तो उसको और ज्यादा दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए एक बाजार को बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? परी बाजार। इसका संबंध किससे है? एक जिला एक उत्पाद से। भोपाल में किस चीज का उद्घाटन किया गया? गोल घर स्मारक का शुभारंभ किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। पंडित खुशी लाल शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, इतना बड़ा कॉलेज का नाम है। ये कॉलेज कहां पर है दोस्तों? ये कॉलेज है भोपाल में। आप में से जो भोपाल वाले हैं उन्होंने सुना होगा। ठीक है, तो इस कॉलेज को एक सर्टिफिकेशन मिला है ना, इसको एक सर्टिफिकेट मिला है। कि कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? NABH। ये मतलब हॉस्पिटल्स को सर्टिफिकेट मिलता है जो बेहतरीन काम करते हैं। तो नेशनल एक्रेडिएटेड बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, ऐसे करके इसकी कुछ फुल फॉर्म होती। तो NABH का सर्टिफिकेशन मिला है भोपाल के इस महाविद्यालय को। ठीक है, अच्छा। उसके बाद और देखिए,
मध्य प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट हैं उनको हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करानी है। हर साल मध्य प्रदेश की सरकार टूरिस्टों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराती है। आज तक टूरिस्टों को हवाई यात्रा की सुविधा ही नहीं हो पाई है। बताओ, सही बताओ तो बस योजना बदलती रहती है। नाम क्या रखा है? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। दो योजनाएं हैं, एक नॉर्मल पर्यटन के लिए और दूसरी धार्मिक पर्यटन के लिए जो है योजना बनाई गई है साहब। ठीक है, इसको तो नॉर्मल कर लेना यार, इसमें क्या है, योजना का नाम है, पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली क्या है देखो, ये दो योजनाएं तो ये हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए, उनकी सुविधा के लिए अयोध्या में एक आस्था भवन बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे घूमने, राम मंदिर देखने, तो वहां पर मध्य प्रदेश के टूरिस्ट्स के लिए वहां पर एक धर्मशाला बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? आस्था भवन। ठीक है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों देखें, मध्य प्रदेश में क्रूज शिप देखा है जो समुद्र में चलता है। आजकल तो नदियों में भी क्रूज शिप चलने लगे हैं, एक से एक बेहतरीन। तो मध्य प्रदेश की सरकार क्या कह रही है? हम भी अपना क्रूज शिप लॉन्च करेंगे। वाह, मजा आ गया। तो मध्य प्रदेश क्या चीज शुरू करना चाह रहा है? क्रूज टूरिज्म। जहाज चलेगा, बड़ा सा शिप होता है, शिप बड़ा सा जहाज चलेगा पानी में, लेकिन ये समुद्र में नहीं चलेगा, ये नदी में चलेगा। गहरी बड़ी नदी चाहिए, उसमें भी चल जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ करना चाह रहे हैं? देखो, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ वननेस कहते हैं। वहां से शुरू होके कहाँ तक जाएगा ये क्रूज शिप? ये जाएगा गुजरात के केवड़िया में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, वहां तक ये क्रूज शिप चलेगा। कहाँ से कहाँ तक? मध्य प्रदेश के आदि शंकराचार्य जी के स्टैचू ऑफ वननेस जो कि ओमकारेश्वर में है, और गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वहां तक क्रूज शिप चलेगा नदी में। वाह यार, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? चलो आगे देखें। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ध्यान। मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट इस साल काफी चर्चा में है, तो हो सकता है पता चला हिस्ट्री के किसी प्रश्न में आ जाए। अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति का, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का ध्यान। पता है इसका मतलब क्या होता है? कि अगर मान के चलो 10 लाइन है, तो 10 लाइन में से जो सबसे आखिरी लाइन है, और उस आखिरी लाइन का भी जो आखिरी व्यक्ति है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कॉन्सेप्ट है। बस इसको इतना याद रख लो आप, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना 2.0 के अंदर, ये सब कुछ नहीं याद करना आपको, संबल योजना, मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 के अंदर मजदूर जो दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी का शिकार हैं, तो दिव्यांगता के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर अब जो सहायता राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बस इतना इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, कितना कर दिया गया है? डिसेबिलिटी के आधार पर मजदूरों की राशि 4 लाख रुपए कर दी गई है। उसके बाद इधर देखो, प्रधानमंत्री जन मन योजना। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये भी मैंने क्रांति बैच में शुरू में जब बजट पढ़ाया था तो उसमें ये आई थी। ये जनजातियों के लिए होती है। किसके लिए होती है? ट्राइबल्स, जनजातियों के लिए होती है। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश पहला, इंपॉर्टेंट देखना है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 महीने के भीतर 5000 से ज्यादा आवास यानी कि रेजिडेंस बनाए गए हैं। किसके लिए? आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो 5000 आवास बनाए गए हैं। तो इसमें सबसे आगे कौन सा जिला रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 5 महीने के भीतर 5000 रेजिडेंस यानी कि आवास बनाए गए हैं। और इन सारे काम में शिवपुरी जिला सबसे आगे रहा है जहां पर 1103 आवास जो है बनाए गए हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लफड़ा चल रहा है? यहां पर लफड़ा चल रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में, अभियान का नाम क्या है? एक पेड़ मां के नाम। इसमें राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पौधे लगाए
और एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया। इंदौर में कितने लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया? 15 लाख। भोपाल में कितने लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया? 12 लाख। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? ये देखो, अब इसको देखो, ये थोड़ा सा बड़ा ही स्क्रीन चल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में लिए गए कुछ इनिशिएटिव। आइए देखते हैं क्या इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों देखो, पेट्रोल और डीजल में मोदी जी ने यह कहा था, G20 के दौरान एक थीम रखी थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, उसी का बेसिकली अंग्रेजी है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम एक हैं, हम एक परिवार हैं, हमारा एक भविष्य है। तो हमको जो है प्रदूषण कम करना है और किसको किसको बढ़ावा देना? बायोफ्यूल, जैविक ईंधन को हमको बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसी इनिशिएटिव को लेके आप देखो यहां पर यूएन द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी को चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार भी दिया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? चैंपियन ऑफ अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार का नाम है। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये देखिए COP28 की जो मीटिंग हुई वहां पर एक प्रोग्राम को चलाने की बात कही। प्रोग्राम का नाम क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये सब प्रदूषण को कम करने के लिए हैं और जैविक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट योजना का इसको प्रस्तावित कब किया, कब सामने रखा? COP28 में जो है इसको सामने रखा। पेट्रोल और डीजल में 20% एथनॉल मिलाया जाएगा। एथनॉल जो है ये एक बायोफ्यूल है, जैविक ईंधन है, और पेट्रोल और डीजल में अगर हम 20% एथनॉल मिला के रखते हैं तो उससे प्रदूषण जो है काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है, और पूरे देश में 2025 का टारगेट रखा है, यानी कि ये साल जब तक एंड होगा तो पेट्रोल और डीजल में हर जगह 20% एथनॉल जो है मिलाया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बायोमास को बायोफ्यूल। बायोमास क्या है? कुछ नहीं, वही प्लांट और एनिमल वेस्ट, उसको क्या बनाना है? बायोफ्यूल। जैसे इंदौर में हो रहा है बायोफ्यूल प्लांट में हर दिन 500 टन जो है ईंधन बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी 12 से ज्यादा रिफाइनरी खोली गई हैं, है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा जैविक ईंधन जो है बना सकें। ओके, इंपॉर्टेंट क्या हो गया? G20 की थीम, खैर ये नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार किसने दिया? यूएन ने। मोदी जी ने COP28 में कौन सी योजना को सामने रखा? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना। और मोदी जी ने क्या कहा है कि देश में हमको कितना % एथनॉल मिलाना है? पेट्रोल डीजल में 20% मिलाना है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे देखें, आगे क्या कहता है। ये 51 लाख पौधों का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर में बना। ये तो खैर सीधी सी बात है, यहां पर तो कोई दिक्कत की चीज ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये तो हमने पढ़ लिया। 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया था। 51 लाख पौधे लगा दिए। अब उनका क्या हाल हो रहा है ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों यहां पर इसके साथ आज का ये सेशन हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो लेक्चर को सीक्वेंस में फॉलो करना साहब, क्योंकि अब एक नए सर जो संदीप सर जिन्होंने ज्वाइन किया है क्रांति बैच में अपने लेक्चर्स वो डाल रहे हैं, और वो प्रीलिम्स एक्सपर्ट हैं। प्रीलिम्स उन्होंने कई बार क्रैक किया है, 80 प्रश्न सही कर देते हैं वो 100 में से। तो प्रीलिम्स एक्सपर्ट व्यक्ति को क्रांति बैच में पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो बीच में उनके भी लेक्चर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 45वें नंबर का लेक्चर है तो 46वें नंबर का लेक्चर मैं ही लूँगा। हो सकता है 46 नंबर का लेक्चर उनका हो, फिर मैं 47 नंबर के लेक्चर में वापस आऊँ। तो आपको तो पूरा क्रांति यूट्यूब बैच फॉलो करना है ना साहब, सब कुछ, सारा कॉन्टेंट सब सीक्वेंस में, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इस पूरे प्लेलिस्ट में जो 6 लेक्चर नंबर 6 से 14, 6 to 14, उसमें मैंने संदेश मैगजीन पढ़ाई है। और उसके बाद लास्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने लेक्चर नंबर 42 में संदेश मैगजीन पढ़ाई है और फिर 45 में संदेश मैगजीन पढ़ा रहा हूं। तो मुझे तो जुबानी भी याद है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद है। आप लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको याद है, लेकिन कम से कम कुछ नहीं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, देख लो कहाँ कहाँ संदेश मैगजीन की वीडियो डाली हुई है। डलती है तो सीक्वेंस में डलती है, ऐसे नहीं डलती आगे पीछे आगे सीक्वेंस में डलती है, तो उसको देख लो आप, क्या दिक्कत है। पहले मैंने 1 साल की कवर करवाई, अब मैं जो रिमेनिंग पिछले जो 6 महीने वो कवर करवा रहा हूँ, है कि नहीं? ठीक है, चलो
बढ़िया, फिर थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, इजाजत दीजिए।